Now, today's science topic is that first lesson of 10th standard science, gravitation, गुरुत्वाकर्षण. सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है. स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Very important question, 2 marks for board exam. So what is the law of gravitation? आपको पता होगा दुनिया के कोई भी दो वस्तुओं के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Any two bodies. So there is a force of attraction between any two bodies in the universe. Suppose this is the first body whose mass is m1 and this is the second body whose mass is m2 और इन दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस है सपोज स्मॉल d. दोनों बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस. तो दिस इज द फर्स्ट बॉडी ऑफ मास m1 एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी ऑफ मास m2 और इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दोनों बॉडी के सेंटर के बीच की दूरी रहेगी स्मॉल d. तो ये पहली बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और दूसरी बॉडी पहले को अट्रैक्ट करेगी. मतलब एवरी बॉडी अट्रैक्ट विथ ईच अदर विथ अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस इज द फर्स्ट बॉडी ऑफ मास m1 and this is the second body of mass m2. Distance between the center of the two bodies is small d and this is the force of attraction between the two bodies F. So what is the law of gravitation? Every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to product of their masses, that is m1 into m2. So every object in the universe attract every other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. So every object in the universe attract every other object with a force which is directly proportional to product of their masses, masses multiplication दोघांच्या, and inversely proportional to square of the distance between them. This is called law of gravitation, where m1 and m2 are the masses of the two objects and the distance between the center of the two objects is small d. So F is directly proportional to m1 into m2 product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. दोस्तों जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकल जाएगा तो उसके जगह आएगा कांस्टेंट और यहाँ आता है कांस्टेंट कैपिटल G m1 into m2 upon d square, where G is constant and it is called universal constant of gravitation or gravitational constant. तो कैपिटल G को कहेंगे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और इस कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 into 10 raised to the power -11 Newton meter square per kg square. So in this way the law of gravitation is very important जो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं.
दुनिया के हर कोई भी दो वस्तुओं के बीच में एक आकर्षण बल होता है और वह आकर्षण बल हा त्यांच्या वस्तुमानाच्या गुणाकाराच्या समप्रमाणात बदलतो आणि त्यांच्यामधील अंतराच्या वर्गाच्या व्यस्त प्रमाणात बदलतो आणि या ठिकाणी जी ला म्हणतात गुरुत्व स्थिरांक आणि त्याची किंमत असते 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो लेकिन उसे फिर से हमें पढ़ना पड़ेगा। न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। So Newton's first law. न्यूटनचा गतिविषयक पहला नियम। What is Newton's first law? Very simple. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, सपोज ये रजिस्टर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा। अगर फैन मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक आप स्विच को ऑन ऑफ नहीं करोगे। सो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक हम बाहर से उसको असंतुलित बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। इसे कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। So what is the Newton's first law of motion? Every body continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by an external unbalanced force. कोणतीही वस्तू विराम अवस्थेत असेल तर विराम अवस्थेतच राहणार आणि जर गतिमान अवस्थेत असेल तर गतिमान अवस्थेतच राहणार जोपर्यंत आपण त्या वस्तूवर बाहेरील असंतुलित बल प्रयुक्त करणार नहीं। तो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक हम उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यह है न्यूटन सेकेंड लॉ। सो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। आपने 9th में पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इनटू दिस mv, दिस इनटू दिस mu अपॉन t, दिस इज f। सो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम, m इंटू v mv, m इंटू u mu t। फाइनल वेलोसिटी मीन्स फाइनल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी इसलिए इनिशियल मोमेंटम क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। So final momentum minus initial momentum upon time, समझो। बट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को कहेंगे हम चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। लेकिन जब भी टाइम डिनोमिनेटर में होता है तो उसमें वर्ड आता है रेट, तो इसे कहेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस तरीके से हमारा सेकेंड लॉ तैयार होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड दिस फोर्स टेक्स प्लेस इन दिस मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट? न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force and that takes place in the direction of force। very simple है। force equal to mass into acceleration,
एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. m इंटू वी एम वी, m इंटू यू एम यू अपॉन टी. एम वी होता है फाइनल मोमेंटम, एम यू होता है इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम को कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. And that rate of change of momentum is directly proportional to applied force and it takes place in the direction of force. तो संवेग परिवर्तनाच्या दराला म्हणतात बल आणि हाच आहे न्यूटनचा दूसरा गतिविषयक नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो वेरी सिंपल है. न्यूटन्स third law of motion. This is very simple. क्रियाबल आणि प्रतिक्रियाबल हे समान असते परंतु त्यांची दिशा विरुद्ध असते. फॉर एव्हरी ऍक्शन देयर इज इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ. अगर हम दरवाजे को जितने जोर से मारेंगे तो उतने ही जोर से हमारे पैर को भी लगेगा. जब भी हम किनारे पर नाव से उतरते हैं मतलब पानी में से किनारे पर उतरते हैं नदी के किनारे पर, तो हमारा एक पैर बाहर होता है और एक पैर अंदर होता है. तो हमारा जो पैर अंदर होता है बोट के अंदर में वो पैर बोट पे करता है एक्शन और बोट हमारे पैर पर करती है रिएक्शन. इसलिए हमको जमीन पर किनारे पर उतरना संभव होता है. जब भी हम फटाका वगैरह या रॉकेट फोड़ते हैं दीपावली के समय में, जब भी हम क्रैकर्स को फ्लाई करते हैं तो क्या होता है वो बारूद से जो धुआं निकलता है वो नीचे में करता है एक्शन और वो धुआं उस पटाखे पे करता है रिएक्शन और वो रॉकेट उड़ता है जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. So for every action there is equal and opposite reaction. अगर मैंने धीरे से चाटा मारा तो बच्चा कम रोएगा, अगर जोर से चाटा मारा तो ज्यादा रोएगा, बहुत जोर से मारा तो वो बेहोश हो जाएगा. तो एक्शन जितनी ज्यादा रहेगी उतनी रिएक्शन भी ज्यादा रहेंगी लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है. सो व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो आज हम यहीं पर रुकते हैं. कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैथ्स और साइंस का. थैंक यू. फिर से बता रहा हूँ मैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नंबर्स ऐप में ऐड नहीं किए व्हाट्सएप नंबर्स, वो व्हाट्सएप नंबर्स ऐड कर ले. और कोई अगर आपके नए फ्रेंड्स होंगे जो ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके भी नंबर आप ऐड कर सकते हो. थैंक यू.